Hello everyone, today's lecture is about the general term in a binomial theorem expansion। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपांशन में किसी भी जनरल टर्म को फाइंड आउट किया जाता है। उसके लिए हम डेरिवेशन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, अभी हम एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं, समझो a प्लस बी द होल स्क्वायर को। तो यहाँ पे हमको हमेशा से मालूम है कि आंसर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये इसका जनरल एक्सपांशन हो गया। हमने और भी एक्सपांशन देखे थे जिसके अंदर हम a प्लस बी द होल क्यूब को एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर हमको आंसर मिल जाता था a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस तरीके से हमने बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपांड करने के लिए यूज किया है और इससे हायर पावर्स को, जिसके अंदर नंबर्स 5, 6 हो जाया करते थे। समझो नंबर हो जाते हैं 6, तो a रेस टू 6 हो जाया करता था, b रेस टू 0 हो जाया करता था, लास्ट में क्या होता है a रेस टू 0 हो जाएगा, b रेस टू 6 हो जाएगा मैक्सिमम पावर। कोएफिशिएंट्स के लिए यहाँ पे nc0, लास्ट वाले कोएफिशिएंट के लिए ncn हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे, अब इसके अंदर पावर है 6, पावर जब 6 होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स अंदर हो जाते हैं 7। ठीक है, तो इसके अंदर एक्सपांशन के हिसाब से देखा जाए तो कितने टर्म्स होने चाहिए, टोटल 7 टर्म्स होने चाहिए। अब जनरली अगर मैं कोई फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने की कोशिश करता हूं तो a प्लस बी रेस टू, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ। अगर मैं इसको एक्सपांड करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट कोएफिशिएंट बनेगा 4c0, सेकंड कोएफिशिएंट बनेगा 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, ncn तक, लास्ट वाला ncn देखिए दोनों वैल्यू सेम, 4c4 दोनों वैल्यूज यहाँ पर क्या हो गए हैं, सेम हो गए। फर्स्ट वाले केस में a का पावर होगा मैक्सिमम, a का पावर कितना होना चाहिए 4, b का पावर होना चाहिए 0, ऐड होगा, a का पावर रिड्यूस होगा 3, b पावर गेन करेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो a पावर और रिड्यूस करेगा, b का पावर और इंक्रीज होगा, a का पावर और कम, और यहाँ पे a रेस टू 0, b रेस टू टोटल हो जाने वाला है 4। ये सब यहाँ पर क्या है, एडिशन। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर क्या है, एडिशन में है। अब इसको जनरलाइज करने के लिए हम क्या सोचेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको हम बोल देते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या हो जाने वाला है, ये सेकेंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, ये मेरा फोर्थ, और उसी के अकॉर्डिंगली ये मेरा फिफ्थ टर्म है। देखिए पावर कितनी थी, पावर थी 4, और टर्म्स इसके अंदर ऑटोमेटिकली कितने हो गए, 5। रैंडमली कभी कभी एक्सपांशन में क्या होगा कि तुमको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके अंदर वो लोग बोलेंगे कि फॉर द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी रेज टू 4 फाइंड द फिफ्थ टर्म, for the expansion of a plus b raised to 3 find the third term, find the second term। अकॉर्डिंगली तुमको ऐसा कोई भी टर्म रैंडमली बीच में से पूछा जाएगा और तुमको क्या करना पड़ेगा, वो टाइम पे पूरा का पूरा एक्सपांड करके वो टर्म को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसीलिए उन लोगों ने क्या फाइंड आउट करने की कोशिश की, एक जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश की है। जिस तरह एपी में एक जनरल फॉर्मूला हुआ करता था कि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक जनरल फॉर्मूला प्लॉट करने के लिए उन लोगों ने थीस करने की कोशिश की है। देखते हैं, तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम t1 को समझने की कोशिश करते हैं। t1 के लिए मेरा आंसर हो रहा है 4c0, और यहाँ पे a रेस टू 4 और b रेस टू 0। ये बात मुझको समझ में आई है कि यहाँ पे कुछ चीजें इस तरीके से काम कर रही हैं। नेक्स्ट मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ सेकंड टर्म के लिए क्या हो रहा है। सेकंड टर्म के लिए अगर मैं जाता हूँ तो आंसर बन जाता है मेरा 4c1, a की पावर क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो जाती है, कितनी हो जा रही है 3, और b का पावर कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। ये मुझको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चीज मैं देखने की कोशिश करता हूँ t3, इन सबको मैं प्लॉट कर लेता हूँ 4c2, a रेस टू 2, b रेस टू 2। ये बात मुझको यहाँ पे समझ में आ रही है। मुझको क्या करना है, मुझको एक जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। मुझको कोई ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट करना है जिसके अंदर मैं n और r की वैल्यूज को समझ के अगर अंदर सब्सटीट्यूट कर दूं तो मुझको फटाफट ये सारे आंसर्स क्या हो जाएंगे, मिल जाने वाले हैं। हम क्या करते हैं, हम सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करते हैं कि किन पैटर्न्स में कहाँ कहाँ हमको सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। मुझको एक चीज यहाँ पे दिखाई देती है कि यहाँ पे मुझको 1 दिखता है और यहाँ पे मुझको 1 दिखता है। जो नंबर क्या हो रहे हैं, सेम सेम बिहेव कर रहे हैं, सेम ही है नंबर। यहाँ पे मुझको 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी मुझको 0 दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 2 है। तो मेरा जो भी जनरल फॉर्मूला बनने वाला है उसके अंदर कॉम्बिनेशन का इफेक्ट होगा, जिसके अंदर ऊपर एक नंबर होना चाहिए और नीचे एक नंबर होना चाहिए। ये मुझको समझ में आता है। उसके बाद कोई फर्स्ट टर्म होगा जिसको a के ऊपर कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए, ठीक है, और वैसे ही b और b के ऊपर कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए। और ये सब कुछ क्या बनने वाला है, मेरा जनरल टर्म बनने वाला है, जिसका फॉर्मूला मैं रचने की, कहानी बनाने की यहाँ पे
कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज को हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये पावर 2 है और ये पावर 2 है, ये दोनों पावर्स क्या है, सेम सेम है। पहली चीज हमको ये समझ में आ रही। सेकेंड चीज, ये पावर का इसके साथ 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे T2 है तो यहाँ पे हो जाता है 1 1, यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे हो जाता है 0 और 0, यहाँ पे T के नीचे नंबर लगा हुआ है 3 तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 2 और 2। तो ये दोनों नंबर्स जो मुझको मिलते हैं वो बेसिकली इस नंबर के सब्ट्रैक्शन से मिलते हैं, उसके अंदर से एक रिड्यूस हो जाने की वजह से मिलते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को जनरली पकड़ लेता हूँ r, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख उठेगा r और यहाँ पर भी क्या लिख उठेगा r। तो NC यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r। पहली चीज मुझको यहाँ पे ये समझ में आई है कि ये दोनों नंबर यहाँ पे क्या क्या हो रहे हैं, सेम सेम। NCR जो मुझको मिल रहा है वो इस वाले नंबर के सब्ट्रैक्शन से मिल रहा है, मतलब इसमें कोई नंबर था जिसमें से एक कम हुआ तो r मिला, तो r में एक जुड़ने से ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला मेरा बन जाने वाला है TR+1, फर्स्ट चीज, ठीक है। और यहाँ पे एक बात नोटिस करोगे कि ये नंबर तो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट ही चल रहा है 4 4, क्योंकि ये कोएफिशिएंट हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं उसके लिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है जो बेसिकली 4 ही है, और ये हमारे मैक्सिमम पावर को ही रिजेंबल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी पावर क्या हो जाने वाली है मेरी 4। तो यहाँ पे हमेशा वैल्यू किसकी रहेगी, n की रहेगी। यहाँ पे हमेशा वैल्यू रहेगा n का। यहाँ पे r+1, यहाँ पे r आने वाला है, यहाँ पे भी कोई नंबर r आने वाला है। बच गया a। अब a को ध्यान से देखने की कोशिश करो कि क्या है इसके साथ इश्यू। ध्यान से कंटिन्यूअसली अगर तुम देखोगे तो इसके अंदर तुमको एक जनरल डिफरेंस दिखाई देगा ट्रेंड के अंदर। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 - 0 इज 4। तो यहाँ पे 4 बैठा हुआ, 4 - 0 इज 4। यहाँ पे देखो 4 - 1 इज 3, यहाँ पे देखो 4 - 2 इज 2। तो मुझको दिखाई देता है कि इसके और इसके डिफरेंस से ये डेवलप हुआ है। इसका मतलब इसके जो बेसिकली मेरा कोएफिशिएंट बनने वाला था n, और ये r के डिफरेंस से ये नंबर बनता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाने वाला है मेरा n - r। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमको हेल्प करता है टू फाइंड द जनरल टर्म इन अ एक्सपांशन विथ यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम। एंड कभी कभी फैक्टराइजेशन से भी हो जाएगा, अगर बहुत छोटा पावर होगा तो रेज़ टू 2, रेज़ टू 3 में अगर पावर है तो फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हो। पर समझो अगर पावर्स इंक्रीज हो रही हैं और सेंटर से कोई टर्म पूछा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा काम होने वाला है। बस इसके अंदर तुमको एक बात याद रखनी पड़ेगी, सीक्वेंस क्या बोलेगी कि a+6 रेज़ टू 2 या फिर रेज़ टू 6 का 4th टर्म हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन तुमको इस तरीके से आ जाएगा कि फाइंड 4th टर्म फॉर द एक्सपांशन ऑफ a+b⁻6। अब हम इसको पास्कल्स ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, पावर का रिडक्शन, पावर का गेन यूज कर सकते हैं, और ये गेन यूज करके क्या करेंगे, एक्सपांशन लगा करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। पर विदाउट एक्सपांडिंग हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला की स्टोरी क्या है कि 4th टर्म बोल रहा है, इसका मतलब मुझसे क्या पूछ रहा है, T4 पूछ रहा है। T4 मुझको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज मुझको समझ में आनी चाहिए, T4 पूछ रहा है और जनरल टर्म का जनरलाइजेशन TR+1 है, तो T4 बेसिकली किसके इक्वल होना चाहिए, TR+1 के इक्वल होना चाहिए। इसका सिंपल मतलब है कि R+1 शुड बी इक्वल टू 4। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ R+1 इज इक्वल्स टू 4। सो R की वैल्यू मुझको यहाँ पे कितनी मिल गई है, 3, ठीक है। अब R का वैल्यू मुझको यहाँ पे 3 मिल गया है। अब R यहाँ पे 3 मिला है। अब यहाँ पे मुझको देना ध्यान, एक्सपांशन के ऊपर जो पावर लगी है वो है 6, तो n की वैल्यू इस केस में कितनी है, 6 है। ये हो गई मेरी बात। मुझको क्या फाइंड आउट करने बोला है, 4th टर्म। मैं फॉर्मूला यूज करूंगा TR+1 इज इक्वल्स टू NCR a⁻n−r b⁻r। ये मेरा फॉर्मूला है। तो t टाइम्स ऑफ r, r की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट होगा, 3+1 इज इक्वल्स टू 6c3 a की जगह पर क्या है, a ही है, तो a⁻6 - 3 एंड b⁻, क्या होने वाला, b इज बेसिकली 6, b⁻, यहाँ पे आंसर हमारे पास है 3। इसको हमको लिखना है। अब ये 3+1 बन गया ऑटोमेटिकली, देखो T4, और 4th टर्म ही हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 3 इज 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय इस 3 का फैक्टोरियल इनटू a⁻6 - 3 इज a क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे 6 कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पे 6 × 5 × 4 × 3। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 × 2 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल को कट कर देगा, ये 3 × 2 = 6 विल कट 6,
ये 5 4 मेरे पास आंसर बच गया है। कितना लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ 20, 5 4 20। ये 20 यहाँ पर आ गया है, मेरे पास यहाँ पर क्या है a क्यूब और 6 का क्यूब, तो 20 इंटू a का क्यूब इंटू 6 का क्यूब। अब तुमको इसको एक्सपांड करना है, 20 को मल्टीप्लाई 20 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 a क्यूब। जैसे ही तुम इसको एक्सपांड करोगे तुमको वैल्यू मिल जाएगा तुम्हारे फोर्थ टर्म का, फॉर द एक्सपांशन ऑफ a प्लस 6 रेज टू 6। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको ये बातें ध्यान में रखनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात यहाँ पर क्या रहती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये r+1 और r की वैल्यू के अंदर बीच में हो जाता है कंफ्यूजन थोड़ा सा। जब बच्चे को पूछा हुआ होगा कि फोर्थ टर्म फाइंड आउट करो तो वो ये सोचना शुरू कर देता है कि r का वैल्यू 4 है और n का वैल्यू 6 है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारा जो जनरल फॉर्मूला फ्रेम हुआ है वो यहाँ पर इस हिसाब से फ्रेम हुआ है कि यहाँ पे r+1 आ जाता है ऑटोमेटिकली। अगर तुमको यहाँ पे r चाहिए, समझो तुम्हारी मेंटालिटी है कि तुमको बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, ये बात समझना कि ये r+1 हो रहा है 4 और फिर r की वैल्यू आ रही है 3, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको जनरली थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टमेंट तो नहीं होगा पर थोड़ा सा मुश्किल और हो जाएगा कंपैरिजन में। देखो ये r+1 है, इसमें से तुमने क्या कर दिया कि एक वैल्यू कम कर दी। अब जहां जहां r आ रहा है वहां से तुमको क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो NC यहाँ पे क्या हो जाएगा r-1, समझो इस बात को ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे n r था तो क्या हो गया r-1 हो गया। फिर a रेज टू n माइनस r, ये देखो यहाँ पे ऐसा होने वाला n माइनस r-1, r में से एक कम होने की कोशिश करा। और यहाँ पे b रेज टू क्या हो जाएगा r-1, इसको मैं और थोड़ा अच्छे से लिखूंगा तो NCr-1, a रेज टू n माइनस r+1, b रेज टू r-1। देखिए कुछ रीजन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस जनरल फॉर्मूले के बजाय इस जनरल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन तुमको इसी पॉइंट पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे r+1 को तुमको इक्वेट करना पड़ेगा 4 से, उसके बाद चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। और अगर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश में आएंगे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन को और बढ़ा देता है। कुछ लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड फील होगा, कुछ लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड फील होगा, पर दोनों ही हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे तुमको फायदा क्या मिलेगा कि यहाँ पे तुमको डायरेक्टली r के जगह पे कितना लिख देना होगा, 4 लिख देना होगा और काम बन गया। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं। इस केस में कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इस केस में कॉम्प्लिकेशन ये होगा कि r+1 के बजाय तुमको इसको इक्वेट करके r की वैल्यू 3 निकाल के फिर यहाँ पे डालनी होगी। और जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि फोर्थ टर्म को 3+1 ही लिखा जा सकता है, क्योंकि ये 1 यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ये r की वैल्यू है जो यूनिट के डिफरेंस से कम ज्यादा होगी। तो फिफ्थ टर्म विल बी 4+1, सेवेंथ टर्म विल बी 6+1, एट्थ टर्म विल बी 7+1। इस तरीके से जनरल फॉर्मूला क्या होते हैं, फ्रेम होते हैं। यहाँ पे तुमको क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही बार बार देखने को मिलेंगे जब तुमको कोई भी एक ब्रैकेट का एक्सपांशन दिया हुआ होगा a+b a+6 रेज टू सम पावर, और उसके अंदर का कोई भी एक्स टर्म, nth टर्म, rth टर्म, कोई भी टर्म तुमको फाइंड आउट करने बोलेंगे, फिफ्थ करने बोल देंगे, सिक्स्थ करने बोल देंगे, सेवेंथ टर्म करने बोल देंगे। इस तरीके से वो टर्म्स फ्रेम किए जाएंगे और फ्रेम कर करके तुमको उनको सॉल्व करना होगा। इस तरीके से इसका सोल्यूशन मिलता है। तुम लोग को इसको देखना है, कॉपी कर लेना, कॉपी कर सकते हैं। चलिए देखें नेक्स्ट। तो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपांशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय x रेज टू 9। ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से तुमसे पूछ रहा है कि जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो इस एक्सपांड करने में बहुत सारे टर्म्स बनेंगे। इन टर्म्स के अंदर कोई टर्म होगा जिसके ऊपर पावर लगी होगी सिर्फ x क्यूब, और इसका कोई ना कोई कोएफिशिएंट होगा। जैसे फर्स्ट टर्म को अगर कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या हो जाने वाला है, x स्क्वायर रेज टू कितना हो जाने वाला है 9, NC 0 से वैल्यू होने वाली है 1, फिर नेक्स्ट 3√2 बाय x 0 होने वाला है। ये यहाँ पे तुमको कोएफिशिएंट कितना मिल रहा है 1, और x यहाँ पे हो जा रहा है 18, तो x रेज टू 18 का कोएफिशिएंट कितना है 1। ऐसे इसके एक्सपांशन में आगे बढ़ते बढ़ते कोई टर्म आने वाला है x का क्यूब, और वो x के क्यूब की इक्वालिटी किसके बराबर होने वाली है, एक्चुअली x क्यूब मिलने वाला है कोई टर्म, और उसका कोई ना कोई कोएफिशिएंट होगा। वो कोएफिशिएंट क्या है वो तुमको फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो जनरली तुम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हमारा फॉर्मूला किस तरीके से काम कर रहा है। हम बहुत बेसिक्स पे से स्टार्ट करेंगे, जो हमको पता है हम वही लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो फर्स्ट a की वैल्यू इस केस में कितनी है, x का स्क्वायर है, ये मुझको समझ में आता है। b का वैल्यू इस केस में कितना है 3√2 डिवाइडेड बाय x है, ये मुझको समझ में आता है। थर्ड चीज मुझको समझ में आ रही है कि n इसके अंदर कितना है 9 है। फोर्थ मुझको एक बात और पता चल रही है कि r का मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझको नहीं समझ आ रहा कि r कितना है, ठीक है। होगा कुछ तो r है। अब मेरे पास एक ही तो फॉर्मूला है, मेरे पास एक फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला जो क्या बोलता है, TR+1 इज इक्वल्स टू NCR
a रेज टू n माइनस आर और b रेज टू आर। ये मेरा जनरल फॉर्मूला है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला तो अभी मेरे पास है नहीं, हमको कैसे तैसे इसी फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करना है। अब इसको अगर मैं इसका ये टर्म के हिसाब से देखने की कोशिश करूंगा तो ये बेसिकली मेरा आंसर है, और ये आंसर दो पार्ट में होने वाला है। एक तो इसका कोएफिशिएंट है कुछ ना कुछ, ठीक है, जो मुझको फाइंड आउट करना है, और सेकेंड इसके आगे वेरिएबल लगा है, वो वेरिएबल कितना है, x का क्यूब है, ठीक है, और इसी का कोएफिशिएंट में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। इज इक्वल्स टू NCR, n की वैल्यू मुझको कितनी है, 9 दी हुई है, और डिवीजन में r बैठा है, मुझको पता नहीं है r का क्या हाल है। a मल्टीप्लाइड बाय a की जगह पे कितना है, a की जगह पे है x का स्क्वायर रेज टू 9 माइनस r, ये चीज मुझको दिखाई दे रही है, r मुझको मालूम नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं उसका। b की जगह पे कितना है, 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है x रेज टू r, इसका भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब ये टर्म अगर r की वैल्यू रखता तो कुछ ये टर्म, फिर ये वाला सेकंड वाला पार्ट और ये थर्ड वाला पार्ट, इसमें उसको तीन पार्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मुझको एक बात समझ में आती है कि इसके साथ x लगा हुआ है, ये x को सॉल्व करते भी जाऊंगा तो लास्ट में x ही निकलेगा, कोई डिफाइंड नंबर तो बन नहीं पाएगा, 5 3 6 कुछ नहीं बनेगा। इसके डिनोमिनेटर में भी x है, वो भी सॉल्व करते जाऊंगा, वो भी कुछ ना कुछ x देगा, ये x इस x को कट करेगा कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों या फिर ये पूरा एक्सप्रेशन जो है सॉल्व होकर के दो पार्ट देने वाला है मुझको। एक पार्ट तो कांस्टेंट बनेगा कुछ ना कुछ, सेकंड पार्ट वेरिएबल होगा, x के ऊपर लगी हुई कोई ना कोई पावर होगी। मैं क्या करूंगा, इनके अंदर से वो पार्ट्स को अलग करूंगा जो कोएफिशिएंट बनने वाले हैं, और वो पार्ट्स को अलग करूंगा जो वेरिएबल की तरह बिहेव करेंगे। तो मुझको समझ में आता है कि r का वैल्यू कुछ ना कुछ निश्चित वैल्यू बनने वाली है, कोई डिफाइंड वैल्यू बनने वाली है, समझो कभी 5 मिल जाएगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और वो वैल्यू इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज ला करके इसको एक कांस्टेंट ही बनाने वाली। तो NCR 9CR मेरी वो वैल्यू है जो ये काम करने वाली, मल्टीप्लाइड बाय इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये x स्क्वायर है, इसके ऊपर r की वैल्यू हमको पता चल भी जाए 5 6 7 तो भी आंसर x ही होगा, ठीक है। तो इसका भी कुछ नहीं कर सकते, x का स्क्वायर रेज टू 9 माइनस r, वैसा का वैसा ही। इस केस में हमको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 रूट 2 रेज टू r डिवाइडेड बाय x रेज टू r। ये जो पावर थी इसको मैंने क्या कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इतने पार्ट को कंसिडर करता हूँ जिसके अंदर वेरिएबल फंस के बैठा हुआ, ठीक है, और बचे कुछ पार्ट को अलग कर लेता हूँ। तो 9CR 3 रूट 2 रेज टू r, ये दोनों मिलके बनाने वाले हैं मेरा कोएफिशिएंट। यहाँ पे दो टर्म लिख रहे थे, मैंने तुमको बताया कोएफिशिएंट, और ये क्या है, x का क्यूब, ये दोनों मिल करके मेरा कोएफिशिएंट बनाने वाले हैं। मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास यहाँ पे बचा है x स्क्वायर इंटू 9 माइनस आर, ऑब्वियसली जिनको इंडाइसेस पता है क्या होने वाले, मल्टीप्लाई होने वाले, डिवाइडेड बाय x रेज टू r। अब ये दोनों मिल करके किसके इक्वल होने वाले हैं, x क्यूब के, और ये इतना सब कुछ मिलके किसके इक्वल होने वाला, मेरे कोएफिशिएंट के इक्वल होने वाला है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ x रेज टू 9 2 18 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r। डिवीजन में देखो x रेज टू r है डिनोमिनेटर में, ऊपर आ जाएगा, पावर इसमें से क्या कर देगा, उसकी रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे मेरे पास बचा हुआ है 9CR 3 रूट 2 रेज टू r, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है इसके साथ, इस इक्वल टू किसके इक्वल है, ये x क्यूब के, और एक वैल्यू के इक्वल है जो वैल्यू मैं इतनी देर से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये वैल्यू को अगर ये वैल्यू के बराबर होना हो तो इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल होना पड़ेगा, मतलब x रेज टू 3 शुड बी इक्वल टू x रेज टू 18 माइनस 3r। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिर्फ उतने ही पार्ट को कंसीडर करते हुए कि x क्यूब इज इक्वल्स टू x रेज टू 18 माइनस 3 टाइम्स ऑफ r, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 3r, ये 3r को मैं डिफरेंशिएट उस तरफ लेकर के जा रहा हूँ, 3r इज गोइंग टू बी 15, r का वैल्यू मुझको यहाँ से पता चल गया है कितना है, 5, r मुझको समझ आ गया कि 5 है, ठीक है। तो इधर अगर मैं r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये सब किसके इक्वल हो जाएंगे, फटाक से 3 के इक्वल हो जाएंगे। बारी आ गई अब यहाँ पे सॉल्व करने की, अब इसके लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर 9CR और 3 रूट 2 रेज टू r, ये बनने वाला मेरा कोएफिशिएंट, r की वैल्यू मुझको 5 मिली है, तो मैं लिखूंगा 9C5 3 रूट 2 रेज टू 5, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 3 रेज टू 5 इनटू रूट 2 रेज टू 5, ठीक है। अब ये 9 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 का फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल कट कर देगा, 4 2 जा 8 और ये 8 गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, मेरे पास बचा है 9 7 और 2। डिवीजन में सारे नंबर्स एडजस्ट हो गए हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं किससे 3 से, मल्टीप्लाई हो रहे हैं किससे √2 से। अब √2 तो मैं तुमको सॉल्व करके देने वाला हूं, पर इसके आगे का काम है कैलकुलेशन का, ठीक है। और ये स्टेज पे आने के बाद हम पढ़ाने वाले तो तुमसे ये एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि कम से कम ये सोल्यूशन जो है मल्टीप्लिकेशन और ये सारी चीजें तुम खुद से सॉल्व करो और इसको खुद से आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का, पूरा तो फीड नहीं करूंगा मैं तुम लोगों को, पर बेसिकली यहाँ तक मैंने तुमको बता दिया है। अब ये जो बचे हुए नंबर्स हैं, ये नंबर है और ये नंबर, ये सब कुछ जैसे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा कुछ ना कुछ आंसर डेवलप होने वाला है। दैट आंसर इज बेसिकली तुम्हारा ये कोएफिशिएंट, ठीक है। तो जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं इमेजिन करता हूँ कि एक नंबर बन जाने वाला है ए मल्टीप्लाई हो गया एक्स क्यूब से, विल बी इक्वल टू यहाँ पे क्या होने वाला है एक्स क्यूब इंटू द मिसिंग नंबर, ठीक है। तो एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब, एक दूसरे को क्या कर देंगे कट कर देंगे, एंड ए विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल टू द नंबर यू आर हंटिंग फॉर। तो ए तुम्हारा क्या बन जाने वाला है द कोएफिशिएंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब। और फिर से ए फाइंड आउट करना तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये सारा एक्सपेंशन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। हम लोग इसको अभी भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन ये अच्छा नहीं है, तुमको स्पून फीड करने जैसा ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करो, जैसे ही मल्टीप्लाई कर लोगे प्रोसेस कर लोगे, तुम्हारी भी प्रैक्टिस और इन्वॉल्वमेंट होगी, आंसर निकलेगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा है। गुड।